दूसरे ही लम्हे उसने जो कुछ किया उससे मेरी हालत गैर हो गई। उसने एक झटके से अपना और मेरा लिबास उतार दिया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। इन बंद आंखों में एक चमकदार ह्योला रक्सा था। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा था मेरी बंद आंखों में कूद रहा था। फिर मैंने इस बेलबास वजूद को अपने नज़दीक पाया। उसका वज़न मेरे सीने पर था। मैं बेजान हो गया था। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट थी। इन तमाम अफराद के अंदर मुझे एक मसनूईपन का एहसास हो रहा था। यूँ महसूस होता था जैसे सब ने अपने चेहरों पर नकाब डाल रखे हों। अपनी फितरतें छुपाकर अपने अंदर को मसख करके वो सब बैरूनी तौर पर मेरी मोहब्बत के खौल में लिपटे हुए मेरे सामने आ रहे थे। हो सकता है कि ये एहसास मेरे अंदर था अफजाल साहब का पैदा करदा हो। मुझे जो कुछ बताया गया था उसके मुताबिक मेरी हैसियत सोने की चिड़िया जैसी थी। ये चिड़िया जिसके कब्जे में भी आ जाए। लेकिन उस पूरे मकान में मैं जिस शख्स से ज़्यादा मुतासर था वो थे दादा मियाँ। दादा मियाँ वाकई एक मुतासर कुल शख्सियत के मालिक थे। इस ख़ानदान को उन्होंने जिस तरह जमा कर रखा था और जिस तरह उनकी कफालत कर रहे थे वो काबिल तहसीन बात थी। उनके अंदाज़े फ़िक्र में बड़ी वुसअत थी। हालांकि वो जानते थे कि उनके गिर्द जमा अफराद उनकी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, कोई हमदर्दी नहीं रखते। वो उनकी ज़िंदगी के ख्वाह नहीं हैं, बल्कि उनकी दौलत उन लोगों के लिए बासे कशिश है। और अब ये कशिश मेरी ज़ात में मुंतकिल हो गई थी। अफजाल साहब के किरदार के बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका। वैसे यहाँ उनके खिलाफ नफरत पाई जाती थी। ये दुरुस्त था कि वह शख्स उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखता था, लेकिन मजमूई तौर पर मैंने उसे उन सब से ज़्यादा मुखलस और हमदर्द पाया था। और शायद वो दादा जान की दौलत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर ऐसी बात होती तो फौजिया के साथ वो खुद भी यहाँ मुकीम होता, क्योंकि दादा जान जिस फितरत के मालिक थे उसे अंदाज़ा हो रहा था कि अगर वो खुद भी इन लोगों में शामिल होने की कोशिश करता तो वो उसे इनकार ना करते। अफजाल साहब का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि इन दोनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तो मैं उनके आला कार की हैसियत से काम कर रहा था। मेरी हैसियत सिर्फ वही वाकिफ थे और बाकी ये तमाम लोग तो मुझे सिर्फ मट्टी का मादू मालूम होते थे, सिर्फ खुशामद करने वाले और मुझे खुश रखने के ख्वाह। 2-3 दिन गुजर चुके और मैंने सोचा कि अफजाल साहब से बिल्कुल ही कता तलक मुनासिब नहीं। किसी तौर उनसे मुलाकात करने की कोशिश करूं। उनकी तरफ से मुझे हदायत मिलती रहनी चाहिए। ज़ाहिर है कि मैं अपने तौर पर तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था और नहीं जानता था कि मुझे मज़ीद क्या करना है। चुनांचे अफजाल साहब से मशवरा ज़रूरी था। ज़ाहिर है कि यहाँ मुझ पर पाबंदियाँ तो ऐद नहीं हो सकती और मैंने दादा जान से बाहर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने खुलूसे दिल से इजाज़त दे दी। चाहो तो ड्राइवर को साथ ले लो बेटे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। नहीं दादा जान, क्या ज़रूरी है कि मैं बहर सूरत अपने वतन की गलियों सड़कों से नावाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया और दादा जान ने गर्दन हिला दी। मैंने एक मुलाजिम को गाड़ी गैराज से बाहर निकालने का हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया। कार ड्राइविंग में मैं अभी खुद को मुशाक नहीं कह सकता था, लेकिन बहर सूरत फौजिया ने मुझे अच्छी खासी ड्राइविंग सिखा दी थी। चुनांचे बड़े एतमाद अंदाज में कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी किसी बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये तो सिर्फ अपना ख्याल था। अफजाल साहब दरअसल खुद को मुझसे राब्ते के लिए छुपाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये एहतियात ज़रूरी समझी थी। देर तक मैं इधर उधर चकराता रहा और फिर अफजाल साहब की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। उनके मकान के सामने गाड़ी रोक कर मैं उतर आया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाली फौजिया ही थी। ढीले ढाले लिबास में मलबूस और बेहद हसीन नजर आ रही थी। लड़की से मेरी अच्छी खासी बेतकल्फी हो चुकी थी, इसलिए ये मुझे पसंद भी थी और मुझे देखकर फूल की तरह खिल उठी और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। आओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, और उसने बेख्तियार होकर कहा और मैं मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। फौजिया ने मेरे हाथ पकड़ लिया था। कैसे हो हारून? ठीक हूँ, और ज़ाहिर है कि तुम्हारे ज़ाहिर तरबियत रह चुका हूँ, इसलिए ठीक ना होने का क्या सवाल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फौजिया मेरी इस बेतुकी बात पर हंस पड़ी।
आओ दूसरे कमरे में चलो, उसने कहा और मुझे लिए हुए दूसरे कमरे में चल पड़ी। अफजाल साहब का ये मकान खासा खूबसूरत था। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद थी और वैसे भी उनकी हैसियत के बारे में मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो दादा जान के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं थे, बल्कि अपने तौर पर भी बहुत कुछ थे और उन्होंने जो कुछ खर्च किया था वो भी अपनी जेब से ही किया था और ये रकम मामूली नहीं थी। फौजिया मुझे लेकर अंदर ड्राइंग रूम में पहुंच गई और बड़े प्यार से बिठाया। माशाल्लाह तुम्हारी तो शख्सियत ही बदल गई। शख्सियत बदलने वाले कौन लोग ही ये आपने गौर नहीं किया मिस फौजिया? और मैंने कहा नहीं हारून, बाद लोगों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद होती हैं, सिर्फ उन सलाहियतों को चमकाने की बात है। हमने तो सिर्फ वो काम किया है। लेकिन अफसोस फौजिया कि मैं अपनी ज़ात में कुछ नहीं हूँ। क्या मतलब ये कि मैं हारून होने की हैसियत से तो एक नुमाया मकाम रखता हूँ, लेकिन सरदार अली होने की हैसियत से कुछ भी नहीं। ये सरदार अली कौन है? फौजिया ने मुतबस्सम अंदाज में पूछा। और ऐसी शख्सियत जिसे कोई नहीं जान सकता और जो जानने के काबिल भी नहीं। कैसी बातें करते हो हारून, तुम न जाने कैसी बातें कर रहे हो और इस अंदाज में क्यों सोच रहे हो? फौजिया, हर शख्स पैदा होने के बाद एक नाम पाता है और उसी नाम से पुकारा जाता है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ और उसकी ज़ात में जो कुछ भी होती हैं सब उसी नाम से मंसूब होती हैं। और ज़िंदगी के एक ऐसे दौर में दाखिल होकर जहाँ नाम की तब्दीली कानों से आशना हो, अगर उसकी हैसियत एकदम बदल दी जाए तो ये क्या उसके लिए एक तकलीफदा बात नहीं? अब ऐसी तकलीफदा बात भी नहीं है। आखिर उसमें हर्ज क्या हो गया? तुम सरदार की बजाय हारून हो, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है फौजिया? फिर और मैं सरदार को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। सरदार की बात भी तो नहीं रही है और मुझ में, और हारून बनकर मैं लोगों में मकबूलियत रखता हूँ। अगर आज मैं अपने आप को सरदार बनाकर पेश कर दूँ तो मुझे यकीन है कि कोई मेरी जनब आंख उठाकर भी ना देखेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि पेश करने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने कहा ना, मेरे अंदर का सरदार अभी तक नहीं मार सका। तुम मुझे मारोगे भी नहीं हारून, वो तो बस चंद लम्हात के लिए सो गया है और दादा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। खैर छोड़ो। और मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, अफजाल साहब कहाँ हैं? इस वक्त मौजूद नहीं, कहीं गए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि शायद वापस आ जाएं। और तुम्हें जल्दी तो नहीं? फौजिया ने पूछा। नहीं, ज़ाहिर है कि मेरे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं हैं। अच्छा ये बताओ कि किसके साथ आए हो? तन्हा आया हूँ। और कार ड्राइवर करते हुए? हाँ। ज़रा मैं भी तो देखती हूँ कि कैसे गाड़ी चलाते हो। तन्हा? चलो साथ चलते हैं, कहीं घूम फिर आए, फिर देख लेना। ओह नहीं, अभी यह मुनासिब नहीं, फौजिया ने अचानक संजीदा होकर कहा। क्यों? बस हारून, अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं देखा जाना चाहिए। हालात अभी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे बढ़कर एक दूसरे से शनासाई का आधार करना होगा। मैं नहीं समझा फौजिया, मैंने कहा। समझने की कोशिश करो हारून, हालात अभी हमारे मुवाफिक नहीं। तुमने कम अज कम इस दौरान ये अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि अफजाल साहब के लिए उस घर के लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं। हाँ, उस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या? फौजिया ने पूछा। बस वो लोग अफजाल साहब को पसंद नहीं करते। लेकिन क्यों? इसकी वजह उन लोगों का रिश्ता है, हालांकि उनका तलक भी उसी खानदान से है, लेकिन बस वो लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते। खुद कभी अफजाल साहब ने भी अपने आप को उनमें शामिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने सवाल किया। शायद की थी लेकिन नाकाम रहे। वहाँ उनकी शदीद मुखालफिन मौजूद हैं, बल्कि तुम ये समझ लो कि वहाँ उनका कोई हमदर्द है ही नहीं। अलबत्ता दादा जान अपनी फितरत से ज़रा मुख्तलिफ इंसान हैं, वो किसी इंसान से नफरत कर ही नहीं सकते। वैसे तुम सुनाओ, कैसी रही तुम्हारी साथ? बहुत उम्दा, यानी हस्बे तवक्का, और कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, यूँ समझो कि तुम फौजिया, अफजाल साहब ने जो हालात मुझे बताए थे उनके मुताबिक, मगर चंद बातों पर मुझे हैरत है। क्या? कौन सी बात? फौजिया ने पूछा। अफजाल साहब तो मसूद साहब के लिए इतने नेक जज्बात रखते हैं कि उनकी बीमारी दूर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी ज़ात पर उलझने मोले और अपनी दौलत खर्च की, लेकिन वहाँ उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। इससे क्या नतीजा निकलता है? हारून, अभी ये ना मालूम करो तो बेहतर है, फौजिया ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? मैंने कहा ना कि मैं अभी तुम्हें ये हालात नहीं बता सकती, ना ही मुझे उसकी इजाज़त है। तज्जुब की बात है, और किसकी तरफ से इजाज़त नहीं। प्लीज़ हारून, मुझसे इस सिलसिले में सवालात ना करो। मुमकिन है कि बहुत जल्द तुम्हें हकीकत मालूम चल जाए। कोई बहुत गहरी बात है? मैंने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, और ये दूर फरिश्तों का दौर नहीं है,
इस दुनिया में इंसान बसते हैं, फरिश्ते नहीं। हर शख्स का एक मकसद होता है, हर शख्स की ज़ात में खास गहराई पोशीदा होती है जिसे दूसरों से छुपाए रखता है। मुमकिन है कि अफजाल साहब के जहन में भी कोई ऐसी बात हो, मगर फौजिया अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हें तो मुझे बता देनी चाहिए। और मैंने कहा, और वो उलझी हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। नहीं हारून, मैं नहीं बता सकती, और सच्ची बात तो ये है कि मुझे तफसील मालूम ही नहीं। बहरहाल इन किस्सों में क्या रखा है, जो होना है वो ज़रूर होगा और तुम्हारे सामने आ जाएगा। वक़्त करीब ही है हारून। हाँ, ये बताओ कि वहाँ कौन कौन तुम्हारे साथ किस तरह पेश आया। वाह, अब तो मैं इतने आराम से ये बात नहीं बता सकूँगा। क्यों क्यों? फौजिया ने हैरानी से पूछा। उसकी वजह यह है कि तुमने मेरे ज़हन को उलझा दिया है। हारून, मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यकीन है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, फौजिया ने कहा। और मुतजबाना अंदाज में मैं उसकी सूरत देखता रहा और फिर मैंने गहरी सांस लेकर फूली जुलेखा, महमूद तसद्दुक और दूसरी तमाम अफराद के बारे में बताया और आखिर में शाजिया का जिक्र भी किया। क्या तुम शाजिया से वाकिफ़ हो? मैंने फौजिया से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फूफो की लड़की है ना। हाँ, कोई ख़ास बात? फौजिया ने टटोलने वाली निगाहों से मुझे देखा। बस कुछ नहीं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे इश्क करता था। शाजिया से? हाँ। कमाल है, और ये इश्क कब शुरू हुआ? फौजिया ने मुतजबाना अंदाज में कहा। ज़ाहिर है कि मैं नहीं जानता, लेकिन शाजिया साहबा का कहना है कि मैं उन्हें खतूत पे लिखता रहा हूँ और यूरोप में, और मैं बस उनकी यादों के सहारे जिंदा था। बकवास करती है कमीनी कहीं की, ऐसी कोई बात नहीं, फौजिया दांत पीस कर बोली। तुम्हें तो मालूम होगा कि फौजिया, क्या हारून यहाँ किसी की ज़ात से मुंसलिक था? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है और मेरा ख्याल है कि उस लड़की ने मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। कैसी कोशिश फौजिया? तुम भी बहुत सीधे हो। अब भाई वह सोच रही होगी कि तुम जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुके होगे, इसलिए क्यों ना वो अपनी ज़ात को मुसल्लत करने की कोशिश करे। ओहो, मुमकिन है यही बात हो, और मैंने भी उसका मजाक ही उड़ाया था। सच कह रहे हो हारून, फौजिया ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उसकी पजीराई तो नहीं की? ओह नहीं फौजिया, ज़ाहिर है कि मैं तमाम बातों के लिए तो इस इमारत में दाखिल नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया। और फौजिया गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी और फिर पुरख्याल अंदाज में बोली। बहरहाल वहाँ तुम्हारी हैसियत मुस्तहकम है और तुम जो कुछ भी करना चाहोगे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अब हर शख्स की यह ख्वाहिश होगी कि वो तुमसे ज़्यादा नज़दीक हो जाए। ये लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें तो नाकाम हो चुके हैं, बल्कि मैं तुम्हें मशवरा दूं हारून, अगर तुम पसंद करो तो एक काम करो। वो क्या जनाब? और मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम उन लोगों की बातें छुप कर सुनने की कोशिश करो और सब मातम कना होंगे, क्योंकि उनके मकासद रखे के रखे रह गए, जो कुछ चाहते थे उसमें नाकाम हो गए, और ज़ाहिर है कि इस बात का तलक मामूली ना होगा। मुमकिन है फौजिया, लेकिन मुझे इन तमाम बातों से क्या गर्ज? ये तो ना कहो हारून, गर्ज तो है। क्यों? और भला मुझे क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो अफजाल साहब के लिए काम कर रहा हूँ, जब तक वो चाहेंगे मुझे इस्तेमाल करेंगे, और जब मना कर देंगे तो मैं खामोशी से अपना रास्ता नापूंगा। और मैं तुम लोगों का इतना एहसानमंद हूँ फौजिया कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। फौजिया परेशान निगाहों से मुझे देखने लगी और उस परेशानी का मफहूम मेरी समझ से बालातर था। मैं उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा था, फिर कभी कभी उसके चेहरे पर उलझन के आसार क्यों नमूदार हो जाते थे। अच्छा ये बताओ, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, चाय या कोई ठंडी चीज़? और कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने पूछा। ज़रूरी नहीं है फौजिया, रहने दो। नहीं कुछ तो, मेरा ख्याल है कि तुम चाय बनाने चली जाओगी और मैं यहाँ बैठा रहूँगा, इसलिए सिर्फ बैठो, मैंने कहा। और वो मुझे देखने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली। ग्रीस तो याद नहीं आती क्या? और तुम बातें बहुत अच्छी करने लगे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई करीब तरीन शख्स भी ये नहीं कह सकता कि तुम वो थोड़े अरसे पहले के सरदार अली हो। मेरा मतलब है कि हारून हो। और फौजिया जल्दी से बोली, और शायद वो अपने मुंह से सरदार अली का लफ्ज़ निकालना भी पसंद नहीं करती थी। ये सब भी तुम लोगों का ही अतिया है, और बहर सूरत ये ऐसा एहसान होगा मेरी ज़ात पर जो हमेशा कायम रहेगा। सिर्फ ये? और फौजिया ने अजीब से लहजे में सवाल किया। हाँ फौजिया, सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे दूसरे एहसानात भी याद रहेंगे। मसलन मेरी बहनों के सिलसिले में तुमने जो कुछ किया है उनका कोई सानी नहीं, और बेचारे ग्यास की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से संवर गई। क्या ये मामूली बात है? बस। और फौजिया ने फिर उसी अंदाज में देखा।
اور کیا فوزیہ؟ मैंने सवाल किया और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फौजिया जल्दी से उठ गई और शायद अफजाल साहब आ गए, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। मुझे इसी बात पर हल्की सी हैरत हुई और फौजिया अफजाल को बाप की तरह महसूस नहीं करती थी, बल्कि उसके अंदाज में एक बेहजाबी सी थी। बाप बेटी कितने ही जदीद क्यों ना हो जाएं, लेकिन बाप का एहतराम होता है जो हर हाल में ज़हन के गोशे में उतरा होता है। लेकिन फौजिया अक्सर मुझे इस एहतराम से अलग नजर आई। ना जाने क्यों अफजाल साहब अंदर आ गए और उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अंदर आकर उन्होंने नहायत तपाक से मुझसे मुसाफा किया। बैठो हारून मियाँ, बैठो। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, अब तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए। अफजाल साहब, आप भी ये बात कह रहे हैं? हाँ भाई सेठ हारून, ज़रा बाहर निकल कर को देखो और तुम्हारे बारे में कारोबारी हलकों में धूम मच गई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम्हारा पैसा मुख्तलिफ कारोबार में लगा हुआ है। बाद लोग तुम्हारी मौत के बाद यकीनी तौर पर यह सोच कर बैठे होंगे कि तुम्हारे पैसे को आसानी से हड़प कर जाएंगे। ज़ाहिर है मसूद साहब तो पूरे तौर पर हिसाब किताब नहीं रख सकते, लेकिन अब उनके दिलों में खुलबली मच गई और मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो हर तरह तुम्हारे एहसानमंद हैं और वह तुम्हारे बच जाने की खुशी में बातें तो करते हैं, लेकिन अंदर का हाल भी उनके चेहरों से अय्या हो जाता है। मैं हंसने लगा। लेकिन अफजाल साहब, मुझे इन बातों से क्या ताल्लुक? हारून मियाँ, ताल्लुक तो है और रहेगा, कैसे और मैं ये नहीं समझा हूँ। और अफजाल साहब गहरी सांस लेकर बोले, वक्त से पहले समझ लेना चाहते हो हारून? और उन्होंने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, वक्त से पहले? और मैंने सवाल किया, हाँ मेरा तो ये ख्याल था कि तुम अभी कदम ब कदम चलते। अफजाल साहब, मैं वही करूँगा जो आप फरमा रहे हैं। अगर मेरा ये सवाल अभी मुनासिब नहीं है तो मैं इसे वापस लेता हूँ, मैंने मसालत अमीर लहजे में कहा। और अफजाल साहब मुस्कुराने लगे। तुम जिस कदर नफीस इंसान हो मैं बता नहीं सकता। ना जाने क्यों मैं तुम्हें बेटों की तरह चाहने लगा हूँ। इतनी मोहब्बत है मुझे तुमसे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे एहसास है अफजाल साहब, ये बात मेरे सीने में है। हारून, मैं और दुनिया में हर शख्स एक खौफ का शिकार रहता है। ये खौफ उसके किसी जुर्म की वजह से नहीं होता, बस ये इंसान अजीब चीज़ है। जी, और मैंने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। अफजाल साहब किसी कदर उलझे से थे और यूं लगता था जैसे वो कोई ख़ास बात कहने वाले हों और उसके लिए फ़ैसला ना कर पा रहे हों कि अभी कहा जाए या ना कहा जाए। और थोड़ी देर तक वो खामोशी से कुछ सोचते रहे और मैं भी उनकी सूरत देखता रहा था। और फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कई दिन गुजर गए, क्या इस दौरान तुमने उन तमाम लोगों का तर्जिया किया है जो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं? मसलन, मैंने सवाल किया। मैं मासूद साहब के अजीज़ों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और मैंने सभी से मुलाकात की है। हारून बेटे, तुम एक सीधे सादे इंसान हो। मैं जानता हूँ मकरू फरेब से कभी तुम्हारा कोई तलक नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने अब तक तुम्हें जो तरबियत दी है उसके तहत तुम्हारे अंदर बेशुमार तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। क्या तुम इस दुनिया को समझने के काबिल हो सके हो? अफजाल साहब ने सवाल किया। मैं नहीं कह सकता अफजाल साहब, और वाकई दुनिया से मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक मकर फरेब की बात है, बेशक मुझे इस थोड़ी सी ज़िंदगी में तवील तजर्बात हुए हैं। मसलन अफजाल साहब, जिस वक़्त मैं देहात से चला था तो दिल में बहुत सी उमंगें और आरज़ुएँ थीं, ना जाने क्या क्या इरादे थे। और जब मैं कराची पहुंचा तो मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मेरे ऐसे लोगों से साबका पड़ा जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और थे, और मैं सख्त हैरान था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत कुछ आ गया और फिर आपने तो बाकी कसर भी पूरी कर दी। यानी आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मसलन, इम्तहान ले लें। और मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तैयार हो? जी हाँ। तो सवाल मैं कर चुका हूँ, यूँ समझो कि पूरा इम्तहानी पर्चा यही है। अफजाल साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अफजाल, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, हक भी नहीं है मुझे। आप इस ख़ानदान के बही गवाह हैं, और जिसका सबूत ये है कि आपने कसीर रकम खर्च करके मासूद साहब की ज़िंदगी की कोशिश की है। आप दूर रहकर भी उनकी बेहतरी के गवाह हैं, जबकि वो लोग जो उनके सीने पर बैठे हुए हैं दिल में लालच और हवस रखते हैं, और उनमें से किसी को मासूद साहब से कोई दिलचस्पी नहीं है। अफजाल साहब ये सुनकर खुशी से उछल पड़े। हारून, और हारून तुम इन बातों का अंदाज़ा लगा सकते हो। क्यों नहीं अफजाल साहब? पास, इम्तहान में पास। अफजाल साहब खुशी से चीखे और मुस्कुराने लगे। अफजाल साहब दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों का तर्जिया कर लिया है? जी हाँ, बहुत खूब, वाकई कमाल है। नहीं अफजाल साहब, इसमें कमाल की क्या बात है?
وہ اب اپنے خول سے کبھی کبھی نکل آتے ہیں اور بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعے میں مس فوزیہ کو سنا چکا ہوں، اور زلیخا پھوپھی کی صاحبزادی ہے شادیہ۔ ان کا خیال ہے کہ میں ان سے عشق کرتا تھا اور اب اپنی یادداشت کی گمشدگی کی بنا پر بات بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے بہت کچھ یاد دلانا چاہتی ہیں، مگر ان کے پاس میری اور اس محبت کا کوئی ثبوت نہیں جو میں ان سے کرتا تھا۔ افضال صاحب، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ میری بے جا خوش آمدید کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، میری توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ اول تو یہ کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، اور دوسری بات یہ کہ خود میری حیثیت وہ نہیں ہے وہ جو لوگ سمجھتے ہیں، اور میں تو وہاں صرف آپ کے مفادات کی نگرانی کرنے کے لیے موجود ہوں۔ ہارون بیٹے، تمہاری باتیں سن کر میں خوشی سے پاگل نہ ہو جاؤں۔ تم اتنے نیک اور سعادت مند شخص نکلو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقین کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دوں۔ میں تمہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہوں میرے بچے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حرام خور مسعود صاحب کے سینے پر بیٹھے ہوئے انہی کا کھا رہے ہیں، اور انہی کی زندگی کے خواہاں ہیں، سب کے سب نمک حرام۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسعود صاحب کو اپنی مٹھی میں لے لیں، اور جب تمہاری موت کی اطلاع ملی تھی تو ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ان سب کی دلی خواہش تھی کہ مسعود صاحب انہیں اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقام دے جائیں کہ اس کے بعد ان کی ساری دولت پر وہ تا زندگی عیش کر سکیں، لیکن صرف میں تھا جس کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ مسعود صاحب ہوش و حواس میں واپس آئیں اور جو فیصلہ کریں۔ یہ سب ان کے گرد اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ مسعود صاحب کو سوچنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ بیٹے، تم انہیں احساس دلاؤ کہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کریں اور ان کمینوں کے نرگے میں سے نکل جائیں۔ میں اس سلسلے میں کیا کروں افضال صاحب؟ میں نے سوال کیا۔ تم ابتدا یہاں سے کرو ہارون، کہ سب سے پہلے تمہیں اپنی جائیداد اور تمام دولت کے بارے میں مسعود صاحب سے گفتگو کرو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ براہ راست ان سے الجھو، لیکن جو کچھ کرو مسعود صاحب کے ذریعے کرو، اور اگر ان کی اجازت مل جائے تو پھر ان سب سے ایک ایک پائی کا حساب لو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اوہو، وہ کس طرح؟ اگر مسعود صاحب تمہیں اجازت دے دیتے ہیں تو پھر میں تمہیں ایک آدمی مہیا کروں گا، اس کا تذکرہ بھی تم مسعود صاحب سے کر دینا۔ یہ شخص میری رہنمائی میں ان لوگوں کا پول کھول دے گا اور تم ان سے ایک ایک پائی نکلوا لینا۔ اگر مسعود صاحب نے یہ پسند نہ کیا تو یہ تمہارا کام ہوگا ہارون کہ تم انہیں مجبور کرو۔ بہتر ہے، میں کوشش کروں گا، اور پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان سب کو ان کے اوقات پر پہنچا دینا تمہارا کام ہوگا۔ مسعود صاحب شاید یہ پسند نہ کریں۔ کیوں؟ وہ بے حد رحم دل انسان ہے، وہ ان کی پرورش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تم سب سے پہلے کوشش یہ کرو گے کہ مسعود صاحب ساری جائیداد وغیرہ تمہارے نام کر دیں، اور اس کے بعد تم یہ نظام سنبھال لینا۔ مسعود صاحب کو تفصیل بنانے کی کیا ضرورت نہیں، اور بعد میں تم ان سے نمٹ سکتے ہو۔ اور کیا میں ان سے صاف گفتگو کر لوں؟ ہاں، اگر وہ مانے تو واپس لندن چلے جانے کی دھمکی دے دینا۔ بہتر ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور ویسے افضال صاحب کی بات بہت سخت تھی۔ مسعود صاحب جیسے فرشتہ سیرت انسان کے ساتھ کوئی سخت رویہ عام بات نہ تھی۔ میں خود کو اس کے لیے بمشکل ہی تیار کر سکتا تھا، لیکن بہرحال افضال صاحب کا حکم تھا، اور میں جو کچھ کر رہا تھا انہی کی اما پر کر رہا تھا، اور اس لیے میں ان کے حکم سے انحراف تو نہیں کر سکتا تھا۔ فوزیہ بیٹے، خاطر نہیں کرو گی ہارون میاں کی؟ جی ابو، کیا لاؤں؟ چائے بنا لاؤ۔ کیوں ہارون میاں؟ جیسا آپ پسند کریں۔ اور میں نے شانے ہلا دیے۔ میں کسی قدر مزمل سا ہو گیا تھا، بس احساس سے پریشان تھا کہ مسعود صاحب سے یہ گفتگو کس طرح کروں گا۔ فوزیہ چائے بنا لائی تو ہم تینوں نے بیٹھ کر چائے پی۔ تب افضال صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، ویسے وہاں کیا کہہ کر آئے تھے؟ کچھ نہیں، بس میں نے مسعود صاحب سے کہہ دیا تھا کہ چند پرانے دوستوں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بہت اچھا کیا، اور اکثر آتے رہا کرو، بلکہ آنے کے لیے وقت دے جایا کرو، اور یہ بتاؤ کہ اب کب آؤ گے؟ جب آپ حکم دے افضال صاحب، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہر تیسرے دن ٹھیک رہے گا۔ 2 دن تمہیں کام کرنے کے لیے مل جائیں گے، اور اس کے بعد میں تمہیں کام کرنے کے لیے احکامات دیا کروں گا۔ کیوں فوزیہ، ٹھیک ہے نا؟ افضال صاحب نے فوزیہ سے تائید چاہی، اور فوزیہ نے بے اختیار گردن ہلا دی۔ نہ جانے کیوں فوزیہ کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے، اور ایسے تاثرات جنہیں میں کوئی معنی نہیں پہنا سکتا تھا۔ پھر میں نے افضال صاحب سے اجازت چاہی، اور افضال صاحب نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔
फौजिया ने दरवाजे तक छोड़ कर आओ, उन्होंने कहा और फौजिया मेरे साथ बाहर निकल आई। मैंने मुस्कुराते हुए उसे खुदा हाफिज कहा। तब वो बोली, कब आएंगे अब? 3 दिन के बाद, मैंने जवाब दिया। अच्छा खुदा हाफिज, वैसे हारून साहब एक बात कहूँ? जरूर फौजिया, अब आप मेरी अमानत हैं, किसी के जाल में ना फंस जाएं, फौजिया ने कहा और दरवाजे से वापस चली गई। मैं चंद साहिस्ता तो हैरान खड़ा रहा और फिर कार की तरफ बढ़ गया। फौजिया के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और अब मैं सीधा साधा देहाती नहीं था और मैं उन अल्फाज की गहराई समझता था। कोठी में दाखिल हुआ तो ताहरा नजर आ गई। किसी कदर अल्लाह लड़की थी, तबीयत में भी साफ गोई, और ये लड़की यहाँ के दूसरे लोगों की तरह मेरी चापलूसी नहीं करती थी, ना ही हर वक्त मुझे देखकर सहमे से अंदाज में मुस्कुराती रहती थी, बल्कि एक तरह का खड़पन का सा था। और उसमें और मुझे मिली तो कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं जनाबे वाला? ओह खैरियत, यूं लगता है जैसे लड़ने के लिए तैयार हो। जी नहीं, आपसे भला कौन लड़ सकता है? वो बदस्तूर नखरीले अंदाज में बोली। और क्यों नहीं लड़ सकता? जहां पनाह जो हैं आप, उसने जवाब दिया। और वाह, ये कोई नया खिताब है? नहीं, खिताब क्या, तमाम लोग यही समझते हैं, ताहरा ने जवाब दिया। खैर जनाब समझते होंगे, आप फरमाइए ये लड़ाई का मूड क्यों बना हुआ है? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ओहो, और मुझे तो अपने होंठों पर मुस्कुराहट पैदा करनी चाहिए थी। सॉरी जाना अपना, जरा सी गलती हो गई, ताहरा ने कहा और मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। अंदर जाने की बजाय अगर बाग के गोशे में चले तो बड़ी अनायत होगी। खैरियत, आप तो बड़ी मशीनी अंदाज में बोल रही हैं। हाँ, क्या करूं, दरअसल हाफजा बहुत खराब है, बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, बड़ी मुश्किल से रिहर्सल कराई गई है मुझे, और बस आप चलिए, वरना मुमकिन है मैं कुछ भूल भी जाऊं, ताहरा ने कहा और मुतहिराना अंदाज में मैं उसकी शक्ल देखता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं बाग के उस गोशे में था जहां एक बार मेरी मुलाकात शादिया से हो चुकी थी और जो इस दिन के बाद मुस्तकिल मुझ पर मुस्कुराहटों के तीर बरसाती रही थी। बैठ जाइए, ताहरा ने कहा और मैं बैठ गया। और फिर वह मुस्कुराने की एक्टिंग करते हुए मुझसे बोली, जी फरमाइए, उसने कहा और मैं ताज्जुब से उसकी सूरत देखने लगा। मैं क्या फरमाऊं? अरे देखना, फिर भूल गई, दरअसल फरमाना मुझे है। हाँ, तो आप ये बताइए कि यूरोप में कभी आपने किसी से मोहब्बत की? जी, और मैंने ताज्जुब से कहा, नहीं की। मैंने तो नहीं की और ना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये सवाल क्यों कर रही हैं। भाई जवाब देते रहिए और आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं है। मुझसे ये कहा गया है कि मैं आपको कुछ बोलने का मौका ना दूं। किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? सॉरी, उसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता, ताहिरा बोली। ताहिरा, और आप मुझे परेशान कर रही हैं। आपने वापस आकर खुद सबको परेशान कर दिया है, भला क्या जरूरत थी वापस आने की? ना जाने किस किस की दुआओं से तो आप मरे थे और ना जाने किस किस की बददुआ से जिंदा हो गए, ताहिरा नाक चढ़ाकर बोली और मैं अहमकों की तरह उसकी सूरत देखने लगा। आप ना जाने क्या कह रही हैं और मेरी समझ में बखदा कुछ नहीं आया। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देते रहें और आपको सवाल करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो आपने यूरोप में किसी से मोहब्बत की है? नहीं, मैंने जवाब दिया। यहाँ किस से शुरू करने का इरादा है? अभी तक तो नहीं। क्या शादिया की निगाहों के तीर बेअसर रहे हैं? कतई, और मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, समझदारी की बात की है। अब ज़रा दूसरी बात बताइए, वो क्या? और मेरे लिए कोई चांस है? क्या मतलब? मैं आपको कैसी लगती हूँ? उसने सवाल किया और बड़ी तेज़ लड़की थी लेकिन खरी गुफ्तगू कर सकती थी और ये बात उसकी शुरू से अब तक मुझे पसंद थी। बहुत मुनासिब लगती हो। ये मुनासिब इतना है कि आप मुझसे इश्क करने लगे? मेरा मतलब है कि अगर मैं कोशिश करूं तो, उसने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि आपकी गुफ्तगू मुनासिब नहीं मिस ताहिरा। कतई मुनासिब है, क्योंकि वालिदैन जो हदायत देते हैं वो जैसी भी हों मुनासिब होती हैं। अब आप इस गुफ्तगू का पस मंज़र समझ लें। आप मर चुके थे और नाना मियाँ की मौत का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि उसके बाद इस बात का इम्कान था कि उनकी जायदाद तकसीम हो जाएगी और उन लोगों में और वो लोग इसलिए मुतमिन थे कि जायदाद के खवा कितने ही हिस्से हो जाएं। उन लोगों में और लोग इसलिए मुतमिन थे कि उनको इतना मिलेगा कि उसके दिल दर्द दूर हो जाएंगे। चुनाचा उस पर लोगों ने कनात कर ली और ये सुनकर पुरसकून हो गए थे कि बहर सूरत आज ना सही, कल नाना मियाँ मरेंगे और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आप फिर अचानक जिंदा होकर वारद हो गए और एक हलचल मच गई।
मैं क्या बताऊं कि जिन पहरों पर आपके लिए खुशियां सजाई हुई हैं, उनके अंदर का क्या हाल था। हर एक अफसुर्दा और मलोल था। और फिर एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में बैठकर आइंदा सूरत हाल के बारे में सोचा गया। ये तय किया गया कि हारून मियाँ तो सदा के गौदी हैं और वह हमारे दरमियान क्या मुदाखलत करेंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वह हमारी उम्मीदों पर औस पड़ गई है। यानी ज़ाहिर है कि अब तो जायदाद आप ही को मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि हमें इस तरह परवरिश करें जिस तरह नाना मियाँ कर रहे हैं। चुनाचा अब गनीम दूसरी चालें सोचकर सामने आ रहा है। वो लोग खुश हैं कि जिनकी कोई ना कोई बेटी मौजूद है, जैसे खाला जुलेखा या मेरी अम्मी नाहिद या मामू तसद्दक, जिन्होंने फौरन अपनी बेटी को यहाँ आने का तार दे दिया है। जी हाँ, नादरा साहिबा शहर में तालीम हासिल करती हैं, ताहरा ने जवाब दिया। खूब, तो फिर इन बेटियों का क्या होगा? होगा क्या, सब की सब आप पर चारों तरफ से जाल डालेंगी। अब ये शिकारी की किस्मत है कि मछली जिसके जाल में भी फंस जाए। क्या शाजिया उसके लिए कोशिश नहीं कर चुकी? ताहरा ने पूछा और मैं सर खुजाने लगा। आपको खुदा की कसम सही जवाब दें। हाँ, लेकिन उसने तो एक अनोखी बात कही है। वो क्या? उसका कहना है कि मैं बचपन से उसे चाहता हूँ और उसे खत भी लिखा करता था, हालांकि मुझे एक भी खत याद नहीं। हारून साहब, क्या आप लोगों को पत्थर मारते हैं? नहीं। किसी तौर अपने आप को पागल समझते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। आपके ख्याल से क्या होता है? ये सब तो यही समझते हैं। और उनका ख्याल है कि हवाई जहाज के हादसे ने आपको बिल्कुल नाकारा कर दिया। आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहे और जिसने एक छलांग लगाई वो खंदक के पार चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में सबसे पहली कोशिश मोहतरमा शाजिया ने फरमाई है। उन्हें जब हदायत दी जा रही थी तो इत्तफाक से मैंने भी सुन लिया। उनसे कहा गया था कि वह तमाम तर कोशिश इस बात की करें कि हारून को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वह बहुत पहले से शाजिया से मंसूब है। फूफी जुलेखा अक्सर ये कहती हैं कि हारून और शाजिया तो पैदा ही एक दूसरे के लिए हुए हैं, मगर बदकिस्मती से मेरी माँ यानी आपकी फूफी नाहिद साहिबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ख्याल है कि असल में मेरी पैदाइश आपके लिए हुई है, बल्कि यूँ समझा जाए कि मुझे पैदा ही आपके लिए किया गया है और ये शाजिया साहिबा गलतफहमी में हमारे दरमियान में आ कूदी हैं, वरना ये सिर्फ खाला जुलेखा की गलत हरकत हैं और वह शाजिया को आपसे मंसूब करने के लिए ओछी हरकत करती हैं, वरना आप पर पहला हक मेरा और सिर्फ मेरा है। क्या मतलब? और मैंने तज्जब से कहा, जी हाँ, और आप पूरी बात सुने। मेरी मोहतरमा अम्मी और वालिद साहब इस बात पर बजिद हैं कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियात को बरोए कार लाऊं और आपको इस तरह अपने जाल में फंसाऊं जैसे मकड़ी मक्खी को अपने शिकंजे में कसती है। मजाल है आपकी कि आप इधर उधर देख भी लें। दरअसल मेरे वालिदैन को मेरे हुस्न पर बड़ा नाज है, लेकिन आईना मैं देखती हूँ वो नहीं। ताहरा साहिबा, आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ। और आपको पता है हारून साहब, क्या मैं इस वक्त यहाँ क्यों आई हूँ? जी, ये सब मुझे तरबियत देकर कराया गया है और मुझे पहले रहल कराई गई कि मैं यूं मुस्कुराऊं, यूं लचकूं और इस तरह से चाल में तब्दीली पैदा करूं, इस अंदाज से बाल बांधूं और इस तरह से आपको देखूं कि आपके सारे होशो हवास रुख्सत हो जाएं और उसके बाद बस में हों और आप मुझे अपनी कार में लिए सड़कों पर घूमें और जब मैं आपके सामने ना हूं तो आपको दीवाना वार मुझे तलाश करें। आप किसी से गुफ्तगू करें तो खोए खोए लहजे में और आपका अंदाज ऐसा हो कि जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो। और ये सारी बातें मुझे करनी हैं, समझे जनाब हारून साहब, और मुझे ये सब कुछ करना है। ताहरा ने कहा। और मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा और वह बफरे हुए अंदाज में बोली, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है? मेरे खिलाफ क्या हो रहा है ताहरा? और तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या वाकई तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं हारून, देखो, समझने की कोशिश करो प्लीज। समझो, हारून, रिश्तेदार बिलाशुबा काबिल एहतराम होते हैं और उनसे मोहब्बत भी की जाती है, लेकिन जब उस मोहब्बत में एक नफरत अंगेज लालच बसा हुआ हो तो फिर हम उसे मोहब्बत नहीं कह सकते। ये मोहब्बत के पाक नाम की तौहीन है और ये सब हवस के गुलाम हैं। इन सब की ख्वाहिश है कि किसी तरह सोने के ये कान उन सब के हाथ में आ जाए। हारून साहब, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं आपको कोई धोखा देना नहीं चाहती। आप अगर कभी कोई आपको मेरे लिए मजबूर करे तो आप नफरत से मेरे मुंह पर थूक दें। आप यकीन करें कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको अजीम इंसान समझूंगी।
आपको किसी भी सूरत अपने इन नमक हराम रिश्तेदारों को उनकी मजमूम साजिशों में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और मैंने दूसरी गहरी सांस ली। ताहरा, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मतलब कि आप मुझे कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्या मुमकिन है तैयार हो जाऊं? लेकिन जनाब, मैं कभी तैयार नहीं होंगी, ताहरा ने पुरअज़म लहजे में कहा। आखिर क्यों? जब आपने मुझे अपना राजदार बना लिया है तो फिर इतनी सी बात बताने में ग्रेज क्यों कर रही हैं? आपका क्या ख्याल है? ताहरा ने चुभती हुई निगाहों से मुझे देखा। मैं नहीं जानता। मैं समझती हूँ कि आपके जहन में क्या ख्याल है। भला क्या? आप कोई फिल्मी कहानी सोच रहे होंगे। आपका ख्याल होगा कि मैं किसी गरीब नौजवान को चाहती होंगी और मैंने उससे शादी का वादा कर लिया होगा और आप उसके लिए मैं अपने वालिदैन को रुसवा करके एक अजीम कुर्बानी दे रही हूँ और ये कुर्बानी किताब मोहब्बत में खूबसूरत अल्फाज से लिखी जाएगी। मुमकिन है कि ऐसा हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या यूरोप में अब भी ऐसी फरसूदा फिल्में बनाई जाती हैं? तो आप खुद ही बता दें। बस हारून साहब, आप मुझे इसलिए पसंद नहीं हैं कि आप बेहद दौलतमंद हैं और मेरे वालिदैन को आप नहीं, आपकी दौलत पसंद है। फिर मैं उस दौलत के असूल का जरिया क्यों बनूं? माफ़ कीजिएगा, और मैं उसे अपनी ज़ात के लिए गाली समझती हूँ। बाज़ वालिदैन बेटी को दौलत के तराजू में तोलकर वो बन जाते हैं जिसे उर्फ़े आम में हम बहुत बुरा समझते हैं, और मैं अपनी ज़ात में ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगी। मैं किसी के सुनहरी ख्वाबों की ताबीर नहीं बनूंगी, समझिए आप। और मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ ताहिरा, खलूसे दिल से कहीं। अगर नाना मियाँ भी इसरार करें तब भी आप मुझसे शादी के लिए तैयार ना हो और एक बार सच्चे दिल से मुझे बहन कहें। हाँ ताहिरा, तुम मेरी बहन हो, सगी बहन, और मर्द की ज़ुबान एक होती है ना, भाई की ज़ुबान भी एक होती है। शुक्रिया, और आपने मेरे वजूद की इज्जत रख ली। मैं आपकी एहसानमंद हूँ, ताहिरा ने जज्बाती आवाज़ में कहा और उसका लहजा भराया हुआ था। तशरीफ लाइए बहन साहब, लाज रखना होगी इस रिश्ते की। खुदा की कसम जान हाजिर है, ताहिरा ने कहा, और मुझे भी उसे बड़ी अपनायत महसूस हुई। हालांकि मैं वो नहीं था जो वो समझ रही थी, लेकिन बहरहाल इस रूप में भी वो मेरे लिए काबिल एहतराम थी और मैं उसे लिए हुए अपने कमरे में आ गया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और क्या हो रहा है यहाँ मेरे खिलाफ?